अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि अर्तुल साहब को एक खत मिला था और अर्तुल साहब ने फौरन तुर्गत और बमसी को अपने पास बुलाया था। इस किस्त के आगाज में अर्तुल साहब एक खत लिख रहे थे। फिर वो खड़े होकर कहते हैं, बरकी खान के सफीर इत्तेहाद के बारे में बातचीत करने आए हैं। उनके आदमी तुम्हें मिलेंगे और उनके पास ले जाएंगे। मुझे यहीं रहना होगा क्योंकि अमीर बाउद्दीन की मौत और बेबौलत को जहर की वजह से यहाँ हालात खराब हो सकते हैं। ये खत उन आदमियों को देना तुर्गत, वो मोहर देकर इसे पहचान लेंगे। बामसी कहता है, फिर तो हमें फौरन रवाना होना होगा सरदार। अर्तुल साहब कहते हैं, अपना बेस बदलना मत भूलना बामसी, यह इत्तेहाद मुगलों के खिलाफ एक बड़ी जंग का आगाज कर देगा। सफ़र मुबारक हो बादरो। इसके बाद तुर्गत और बामसी रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ उमर कबीले में बेबौलत बेहोश था। हकीम आर्तुक मायना करके कहता है, यह मसला इतना सादा नहीं है, इनको जहर दिया गया है। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। फिर हकीम आर्तुक साथी तबीबा को जहर खत्म करने वाली दवा तैयार करने को कहते हैं। थोड़ी ही देर में वो दवा तैयार करके ले आती है जो बेबौलत को पिला दी जाती है। फिर हकीम आर्तुक कहता है, हम जो कर सकते थे वो कर दिया है, इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इसके बाद लफके किले का मंजर सामने आता है। द्रैगोस एक आदमी से पूछ रहा था, क्या वाकई अर्तुल ने उस मेहमानखाने पर हमला किया है? आदमी कहता है, जी हुजूर, उन्होंने किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा। फिर द्रैगोस उस आदमी को बाहर भेज देता है। उरानोस कहता है, अगर अर्तुल ने वहां हमला किया है तो इसका मतलब है कि उसने जहर नहीं पिया। द्रैगोस कहता है, अगर वो जहर किसी और ने पिया है तो उसका इल्जाम मेरे ऊपर आएगा। मुझे जल्द उस शरबत को ठिकाने लगाना होगा। फिर द्रैगोस खड़ा होकर कहता है, हमें हर हाल में अर्तुल को मारना होगा उरानोस, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसका खात्मा करके रहूंगा। यह कहकर द्रैगोस वहां से चल पड़ता है। दूसरी तरफ उमर कबीले में आर्तुक साहब बेबौलत के पास बैठकर उसकी सेहतयाबी के लिए अल्लाह से दुआ मांग रहे थे और गिड़गिड़ा कर अल्लाह से रहम की अपील कर रहे थे। थोड़ी देर बाद बेबौलत होश में आ जाता है। हकीम आर्तुक पूछता है, क्या आप ठीक हैं बेबौलत साहब? बेबौलत कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सारा दिन जंग लड़ता रहा हूँ। इतने में अर्तुल साहब भी वहाँ पहुँच जाते हैं और बेबौलत के पास बैठकर कहते हैं, मैंने जैसे ही सुना मैं आ गया बेबौलत साहब। बेबौलत कहता है, शुक्रिया अर्तुल साहब। फिर अर्तुल साहब हकीम आर्तुक से पूछते हैं, क्या आपको कुछ पता चला कि क्या हुआ था इनको? आर्तुक कहता है, इन्होंने कुछ ऐसा खाया या पिया जिसमें जहर था। यह सुनकर बेबौलत कहता है, ऐसा करने की जरूरत कौन कर सकता है आर्तुक साहब? हकीम आर्तुक कहता है, यह बिजांतीन वालों का काम है, इस तरह का जहर सिर्फ वही तैयार करते हैं। अर्तुल साहब कहते हैं, लाजमी वो द्रैगोस ही होगा। क्या आपको कोई चीज़ मशकूक लगी है बेबौलत साहब? क्या आपको कहाँ जहर दिया गया था? बेबौलत कहता है, मुझे कोई ख्याल नहीं है अर्तुल साहब, मैंने बहुत सी मुख्तलिफ जगहों से चीज़ें खाई और पी हैं। हकीम आर्तुक कहता है, शुक्र है कि ये जहर आहिस्ता आहिस्ता काम करता है, अगर हम वक्त पर इलाज ना करते तो शायद ये बच ना पाते। दूसरी तरफ तुर्गत और बामसी अपने बेस बदल कर रवाना हो गए थे। एक जगह पहुंचकर वो रुक जाते हैं। बामसी कहता है, हम अर्तुल साहब की बताई हुई जगह पर आ गए हैं भाई, लेकिन वो आदमी कहाँ हैं? इतने में उनके सामने एक तीर आकर गिरता है। इसके बाद वो दोनों घोड़ों से नीचे उतर आते हैं। तुर्गत कहता है, लाजमी ये वही होंगे। थोड़ी देर बाद एक आदमी उनके करीब आ जाता है और पूछता है, आप लोग किसकी तलाश में हो? तुर्गत कहता है, हम शिकार के लिए आए हैं। यह सुनकर वो आदमी मुस्कुराता है और एक मोहर निकाल कर दिखाता है। मोहर देकर तुर्गत भी मुस्कुराता है और फिर अर्तुल साहब वाला खत निकाल कर उसके ऊपर लगी मोहर दिखाता है। मोहर देकर वो आदमी सलाम करता है। फिर तुर्गत पूछता है, आपका सफ़ीर कहाँ है? आदमी कहता है, वो आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पहले आपको उससे मिलना पड़ेगा जो आपको उनके पास लेकर जाएगा। मेरे साथ आएं। इसके बाद तुर्गत और बामसी उसके साथ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ उमर कबीले में इलबिलगे और सिरमा बेबौलत के पास पहुंचती हैं। इलबिलगे कहती है, अल्लाह का शुक्र है कि आप ठीक हो गए हो भाई, हम बहुत परेशान हो गए थे। बेबौलत कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम्हारी शादी कराने से पहले मेरा मरने का कोई इरादा नहीं है। फिर वो सब हकीम आर्तुक का शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद सिरमा पूछती है, आपके ख्याल में हमारे भाई को जहर कौन दे सकता है अर्तुल साहब? अर्तुल साहब कहते हैं, मेरे ख्याल में ये द्रैगोस का काम है। सिरमा कहती है, क्या किले वालों को तबाह करने का वक्त आ नहीं गया? यह सुनकर इलबिलगे कहती है, हमें गुस्से से नहीं बल्कि सब्र से काम लेना होगा सिरमा, थोड़ा सुकून रखो। अर्तुल साहब कहते हैं, इलबिलगे खातून सही कह रही हैं, हमें इस वक्त आपस के इत्तेहाद की ज़रूरत है। इसके बाद अर्तुल साहब और हकीम आर्तुक उन्हें अलविदा कहकर बाहर निकल जाते हैं। बाहर आकर अर्तुल साहब कहते हैं, आर्तुक साहब, आप इल्चिन खातून के साथ जाकर सराय महल में तहकीक करें। आप वहाँ मौजूद तमाम जग, प्याले और शरबत वगैरह चेक करें, पता लगाएं कि किसी में जहर तो नहीं है। यह सुनकर आर्तुक साहब रवाना हो जाते हैं। इतने में अब्दुर्रहमान आकर कहता है, सरदार, मैं एक खबर लाया हूँ। तुर्क कबीलों के सरदारों को अमीर बाउद्दीन की मौत का पता चल गया है, वो आपसे मिलने सोगत के सराय महल में आ रहे हैं। अर्तुल साहब कहते हैं, ऐसा तो होना ही था, हमें फौरन सराय महल की तरफ जाना होगा। इसके बाद वो भी रवाना हो जाते हैं।
दूसरी तरफ दरागोश दोबारा अरतुल साहब के कमरे में पहुंचता है। फिर वो देखता है कि प्याला एक तरफ पड़ा हुआ था। यह देखकर वो आहिस्ता से कहता है, अगर अरतुल ने ये शरबत नहीं पिया तो किसने पिया है। इसके बाद वो प्याले को ट्रे पर रखता है और फिर उसे उठाकर बाहर निकल जाता है। उमर कबीले में बेबौलत कह रहा था, यह अजीब दुनिया है जनाल, हम नहीं जानते कि कौन किस वक्त दोस्त होगा और कौन दुश्मन। जनाल कहता है, आप बेहतर जानते हैं सरदार, लेकिन मैं नहीं जानता कि आप अभी ऐसा क्यों कह रहे हैं। बेबौलत कहता है, मैं आर्तुक साहब की बात कर रहा हूँ जनाल, जिस आदमी को हमने अंधा कर दिया था वो मुझे बचाने के लिए आया। जनाल कहता है, यह सच है कि उसने आपकी जान बचाई है, लेकिन इससे हकीकत तब्दील नहीं होती कि वो अभी भी हमारा दुश्मन है। बेबौलत मुस्कुराते हुए कहता है, इसी वजह से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ जनाल, तुम ज़हीन और वफादार हो। फिर बेबौलत कहता है, हमें पता लगाना होगा कि अरतुल छुप कर क्या कर रहा है और किसके साथ ताल्लुकात रख रहा है। जनाल पूछता है, क्या आपको किसी चीज़ पर शक है सरदार। बेबौलत कहता है, अरतुल ने किले से निकलने से पहले दरागोश के साथ एक मायदा किया था, लेकिन उसने हमें नहीं बताया कि वो मायदा क्या था। हमें पता लगाना होगा कि उस मायदे का सोना चोरी होने से क्या ताल्लुक है। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। दूसरी तरफ एल्बिलगे अपने खेमे में मौजूद थी। इतने में मैंगो आकर उसके पास बैठ जाती है और पूछती है, आप अभी भी परेशान क्यों हैं। एल्बिलगे कहती है, अगर हम अपने बाबा की तरह भाई को भी खो देते तो हम फितनों में उलझ जाते, काइक बिले वालों के साथ दोबारा हमारी दुश्मनी शुरू हो जाती। मैंगो कहती है, आप परेशानी की कोई बात नहीं है खानम, वे बोलत साहब ठीक हो गए हैं, आपकी शादी भी जल्द हो जाएगी इंशाल्लाह। इतने में सिरमा अंदर दाखिल होती है और कहती है, खैर है, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो। मैंगो कहती है, हम खुश हैं कि बेबौलत साहब सेहतमंद हो गए हैं, मैं जाकर उन्हें देखती हूँ। यह कहकर मैंगो बाहर निकल जाती है। सिरमा एल्बिलगे के पास बैठ जाती है। फिर उसे ख्याल आता है जिसमें बेबौलत कह रहा था, तुम एल्बिलगे को ऐसे जाहिर करना जैसे हर चीज़ ठीक है ताकि तुम आसानी से काइक कबीले में आ जा सको। यह सोचने के बाद सिरमा कहती है, हम बहुत से मुश्किल वक्त से गुजरे हैं। मुश्किल वक्त में लोग अपने घर वालों की मदद पर इन्हिसार करते हैं। आखिर मैं तुम्हारी बहन हूँ, जल्द तुम्हारी शादी हो जाएगी। एल्बिलगे कहती है, तुमने मुझे काफ़ी तकलीफ पहुंचाई है, तुम्हें यह चीज़ पहले ही समझ जानी चाहिए थी सिरमा, तुम मेरी बहन हो। सिरमा कहती है, जब दिमाग में गुस्सा आता है तो अकल बाहर निकल जाती है, आप मेरी बड़ी बहन हो, मुझे अपनी दुआ दो। एल्बिलगे कहती है, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। फिर सिरमा कहती है, काइक कबीले में जाने के बाद आप हमें भूल मत जाना। एल्बिलगे कहती है, यह कैसे हो सकता है, यह मेरा घर है, इसे मैं कैसे भूल सकती हूँ। तुम फिक्र मत करो, मेरा एक हिस्सा हमेशा यहीं रहेगा। सिरमा कहती है, इंशाल्लाह आप काइक कबीले में सूरज की तरह चमकोगी, आप एक अजीम औरत बनोगी। एल्बिलगे कहती है, इंशाल्लाह।